Hello guys, now we will discuss the DC and AC analysis of the common emitter amplifier. अच्छा जी, previous introduction में we saw that a family of curves known commonly as output characteristic curves relate the transistor's collector current to its collector voltage for different values of the transistor base current. जो IV curve होती है ना, x एक्सिस पे VCE होता है, y एक्सिस पे IC होता है, उसके बाद वो जो curves आती हैं for different IB, नीचे कम IB उससे बढ़ता जाता है जो IB, ठीक है, वो जो ट्रांजिस्टर की कर्व्स होती हैं उनकी बात कर रहा है. All types of transistors amplifiers operate using AC signal inputs which alternate between a positive value and negative value. So some way of presetting the amplifier circuit to operate between these two maximum peak values, यानी positive peak और negative peak sine wave, ठीक है. This is achieved using a process known as biasing. बाइसिंग जो क्यू पॉइंट है ये उसकी बात कर रहा है कि अगर आपका सेंटर में आ रहा है यानी VCC/2 पे आपने उसको बाइस किया हुआ है और IC max/2 पे, तो वो कौन सा एम्पलीफायर है? क्लास ए एम्पलीफायर है. अगर आपने उसको एक्स एक्सिस पे बाइस किया हुआ है तो वो कौन सा एम्पलीफायर है? क्लास बी एम्पलीफायर है. अगर आपने उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिए तो वो क्लास ए बी एम्पलीफायर बन जाता है और क्लास सी एम्पलीफायर एक्स एक्सिस से भी नीचे चला जाता है, ठीक है. तो अच्छा, दिस इज अचीव्ड यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज बाइसिंग. बाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एम्पलीफायर डिजाइन एज इट एस्टैब्लिशेस द करेक्ट ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर रेडी टू रिसीव द सिग्नल, देयरबाय रिड्यूसिंग द डिस्टॉर्शन टू द आउटपुट सिग्नल. तो EDC के कोर्स में हमने बाइसिंग टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, फलानी बाइसिंग. तो वो जो है बेसिकली यहाँ पे हम उसकी अप्लाई करेंगे अब इसको. We also saw that a static or DC load line can be drawn onto these output characteristics curves to show all the possible operating points of the transistor from fully on to fully off. तीन रीजन होते हैं ना, ऑफ, एम्पलीफायर, एक्टिव जिसको कहेंगे, और थर्ड वन इज़ ऑफ. ऑफ मीन्स कट ऑफ, एम्पलीफायर, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन. ये तीन रीजन्स होते हैं जिसमें आपका नॉर्मली हम चला रहे होते हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखेंगे हम इसको या ऑफ रखते हैं या फुली ऑन रखते हैं. सैचुरेशन या ऑफ, सैचुरेशन या ऑफ, सैचुरेशन होगा या ऑफ होगा. तो पहले में जब हम पढ़ेंगे इसको तो स्विच होगा. स्विच क्या होता है? या ऑन होता है या ऑफ होता है. एम्पलीफायर इसके बीच में होगा, ठीक है, जो कि एम्पलीफिकेशन के लिए यानी एक्टिव रीजन में यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो ऑन टू फुली ऑफ एंड टू विच द कॉजिएंट पॉइंट or Q point of the amplifier can be found. The aim of any small signal amplifier is to amplify all the input signal with the minimum amount of distortion. इसको मैंने आपको क्या वर्ड बोला था? फेथफुल रेप्लिका, मैग्नीफाइड रेप्लिका. फेथफुल मैग्नीफाइड रेप्लिका. जो छोटा सा गुडोया सा है उसका सप बनाना हो, इस तरह समझ लें आप. छोटे से गुडोए को सांप बनाना है, पूरा नाग यूँ समझ लें. तो ये किस्म के वो ना वो एम्पलीफायर का काम है और उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आए, यानी कोई डिस्टॉर्शन उसमें नहीं आनी चाहिए, शोर शराबा ना उसके अंदर आए. जो प्योर सिग्नल है वही आगे आपको ज़्यादा यानी कि एम्पलीफाइड उसका वर्जन मिले, ठीक है. द एम ऑफ एनी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर इज टू एम्पलीफाई ऑल द इनपुट सिग्नल विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन पॉसिबल टू द आउटपुट सिग्नल. इन अदर वर्ड्स द आउटपुट सिग्नल मस्ट बी एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल बट ओनली बिगर एम्पलीफाइड. To obtain low distortion when used as an amplifier, the operating causing point needs to be correctly selected. This is in fact the DC operating point of the amplifier and its position may be established at any point along the load line by a suitable biasing arrangement. The best possible position of this Q point is as close to the center position of the load line. ये देखें ना, सेंटर ई क्लास एम्पलीफायर की बात कर रहा है. VCC/2 और IC max/2 हाफ हाफ पे सेट किया होगा ना, सेंटर में आएगा फिर, ठीक है. अच्छा जी, अब इसमें देखें देयर बाय प्रोड्यूसिंग क्लास एम्पलीफायर ऑपरेशन VCE कितना है? हाफ VCC. कंसिडर द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट शोन बिलो. अब ये देखें ये सर्किट है, इसको मैं इसकी जो है ना वो भी कर लेता हूँ, एक इसकी डायग्राम जो है ना वो बना के रखता हूँ. अब इसको ज़रा गौर से देखें. इसमें बाइसिंग कौन सी यूज़ हो रही है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग. कौन सी बाइसिंग यूज़ हो रही है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग. अच्छा, अब इसमें हम अगर निकालें ये वाला वोल्टेज, बेस वोल्टेज, तो बेस वोल्टेज कैसे निकलेगा हमारे पास? ये इस तरह निकल सकता है कि आपके पास VCC वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा के भी निकाल सकते हैं. दूसरा तरीका हम किस तरह निकालते होते थे कि अगर हमें ये वोल्टेज गिवन हो, ये रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वाला वोल्टेज हमारे पास हो, उसमें ये 0.7 अगर मैं ऐड कर दूं, याद करें हमने EDC में इसकी बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, तो उतने वोल्टेज इधर आ जाएंगे, ठीक है ना. ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज, तो ये वाला वोल्टेज VB आपके पास आ जाएगा, ठीक है. तो ये वोल्टेज आ गया आपके पास. अच्छा, अब इसके डिज़ाइन से क्या मुराद है? डिज़ाइन से मतलब है कि हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे, R1, R2, RL और RE. ये वैल्यूज़ हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है. इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है. अब तक हमने किया ना क्वेश्चन ECD के अंदर,
रेजिस्टेंस क्या कितने की लगानी है, कैपेसिटर कितने का लगाना है, या कैपेसिटर हम अज्यूम करते थे फिर रेजिस्टेंस निकालते थे ताकि हमारा फलाना फ़िल्टर डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। तो कंपोनेंट की वैल्यूज़ ही निकालनी, इसी को डिज़ाइन बोलते हैं, ओके। तो अब एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ से आ गया आपका वी। अच्छा, अब इसमें एक और एजम्पशन देखें, जो टोटल करंट होगा ना यहाँ से नीचे आ रहा होगा, उसमें से इधर कितना चला जाएगा IB, और यहाँ पे कितना जाएगा फिर 10 टाइम्स ऑफ IB। ये एक रूल ऑफ थंब है डिज़ाइन का, ये आपकी लैब में भी है, अगर आप लैब का भी देखेंगे ना, एक मैनुअल आ गया कर लिया आपने वो, उसमें 10 टाइम्स होगा। तो 10 टाइम्स ऑफ IB, ये रूल ऑफ थंब आप इसको समझ लें, नॉर्मली इस तरह डिज़ाइन होता है। ये IB इधर चला गया तो यहाँ पे 10 IB। अच्छा, अगर IB इधर है 10 IB इधर है, तो इनका सम क्या होगा 11 IB। तो इधर कितना फ्लो हो रहा होगा 11 IB, ठीक है। कितना फ्लो हो रहा होगा 11 IB। अब IB कैसे निकलता है, IC इक्वल टू बीटा IB। IC आपको गिवन हो अगर, तो वहाँ से आप बीटा भी गिवन हो, IC भी गिवन हो, तो आप IB निकाल लोगे, तो उससे आपके पास सारे करंट आ गए, वोल्टेज भी आ गया VB, तो रेजिस्टेंस निकाल लो, सिंपल। ओम लॉ लगाओ यहाँ पे ओम लॉ लगाओ कि VB ओवर ये वाला करंट 10 IB इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या होगा करंट, यहाँ पे होगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज कितना है 0.7 प्लस दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ओवर करंट कितना है 11 IB, वहाँ से ये रेजिस्टेंस निकल आएगी। अच्छा, अब आपको ये वोल्टेज गिवन है, IC गिवन है, तो IE क्या होता है 1 प्लस बीटा IB, ठीक है। या आप ये अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं, IE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC भी कर सकते हैं, लेकिन वो उससे थोड़ा सा एरर आ जाएगा। एक्यूरेट करना है तो फिर उसको मैं जमा करते हैं, IC प्लस IB जमा करें तो IE आ गया आपके पास। IE आपके पास है, वोल्टेज भी है, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट है, तो 1 या 2 वोल्ट है, दैट वोल्ट डिवाइडेड बाय दैट करंट इज RE, ठीक है। निकल आया, ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला है। अच्छा, अब ये कैसे निकाले हैं RL, ये निकालेंगे भाई दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। IC आपके पास है, आपको गिवन है, तो ये वाला वोल्टेज कितना है VCC माइनस ये वाला वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है VC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और VC फिर किसके बराबर है, दिस वोल्टेज जमा दिस वोल्टेज। हम अगर एज्यूम करें कि हमारा जब ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो गया, हम सैचुरेशन में अगर एज्यूम करें तो कुछ ना कुछ वोल्टेज आते हैं 0.1 वोल्ट के क्रॉस, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि 0 वोल्ट है भाई, स्विच क्लोज है, हम 0 एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे, ये वाले आएंगे, यही आएंगे ना। तो दिस वोल्ट माइनस दिस वोल्ट जो कि 2 वोल्ट था या 1 वोल्ट था, डिवाइडेड बाय दिस करंट विल गिव यू दिस रेजिस्टेंस RL। तो इस तरह से आपका जो है वो ये डिज़ाइन हो जाएगा आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अच्छा, अब IC वैल्यू क्या सेट करनी है, इसको हमने सेट करना है हाफ ऑफ दी, यानी इसको अभी हम करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह अगर हमने इसको हाफ सेट करना हो, तो हाफ ऑफ दी, जो समझ लें कि हाफ ऑफ दी मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम करंट है उसका हाफ इसको सेट करना है, वहाँ से आपका ये करंट I से आ जाएगा। तो चलें हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आपका सर्किट है जनाब। अब इसमें ये देखें, ये वोल्टेज डिवाइडर, पहले इसको इस पर देखते हैं, R1 R2 है, तो ये टोटल करंट है IT, और यहाँ पे करंट कितना गया बेस में ट्रांजिस्टर की IB, तो नीचे जो करंट है वो IR2 है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू IT माइनस IB, ठीक है, ये वाला IR2 आ गया, तो V इक्वल टू IR IT इंटू R1, ये आपका VR1 आ गया, नज़र आ रहा है सही। एक मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ, ये देखें V इक्वल टू IR, तो ये करंट कितना है IT इंटू R1, ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास आ गया IT R1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा IT माइनस IB इंटू R2, IT माइनस IB इंटू R2, ये आपके पास आ गया VR2, इसके क्रॉस ड्रॉप आ गया, तो ये जनाब आपका VR1 VR2 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग मेथड है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। दिस single stage common emitter amplifier circuit shown above uses what is commonly called voltage divider biasing. This type of biasing arrangement uses two resistors as a potential divider network across the supply with their center point supplying the required base bias voltage to the transistor. Voltage divider biasing is commonly used in the design of bipolar transistor circuits. This method of biasing the transistor greatly reduces the effects of varying beta. यानी अगर आपका बीटा इंडिपेंडेंट हो जाता सर्किट, अगर आप दूसरे मॉडल का भी ट्रांजिस्टर लगा देंगे ना, तो सर्किट की जो क्यू पॉइंट है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। बाय होल्डिंग द बेस बायस एट अ कांस्टेंट स्टेडी वोल्टेज लेवल अलाउइंग फॉर द बेस्ट स्टेबिलिटी, द क्यू कॉजियन बेस वोल्टेज VB इज डिटरमिन्ड बाय द पोटेंशियल डिवाइडर
फाउंड बाय द टू रेजिस्टर्स, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस आर टी विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 गिविंग द करंट VCC ओवर RT, ठीक है। द वोल्टेज लेवल जनरेटेड एट द जंक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस R1 एंड R2, IT क्या होगा, IT विल बी इक्वल टू V ओवर R1 प्लस R2, दोनों सीरीज़ में है ना, तो V ओवर R1 प्लस R2 टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो द वोल्टेज लेवल जनरेटेड एट द जंक्शन ऑफ द रेजिस्टर्स R1 एंड R2 होल्ड्स द बेस वोल्टेज कांस्टेंट एट अ वैल्यू बिलो द सप्लाई वोल्टेज। The potential divider network used in the common emitter amplifier circuit divides the supply voltage in proportional to the resistance. The bias reference voltage can be easily calculated using simple, तो simple voltage divider लगा लो, VB इस तरह भी निकाल सकते हो, R2 over R1 plus R2 into VCC। दूसरा तरीका भी है कि VRE plus 0.7 is equal to VB, उससे भी निकाल सकते हो। The same voltage VCC also determines the maximum collector current which the transistor is switched fully on saturation। ये देखिए जब वो saturation पे होगा तो वो VC कितना होगा, 0। द बेस करंट IB ऑफ द ट्रांजिस्टर इज फाउंड फ्रॉम द कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू बीटा IB करके, तो यहाँ से बीटा क्या होगा, IC ओवर IB कर लें। बीटा is sometimes referred to as HFE which is the transistor forward current gain in the common emitter configuration। Beta has no unit as a fixed ratio of the two currents and IB so small change in the base current will cause large change in the collector current। One final point about the beta transistors of the same type and part number will have large variations in their beta value। मसलन BC107 है, मैं यूज़ करता होता था BC547, मुझे याद है नंबर अभी तक। NPN बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैज़ अ DC करंट गेन ऑफ 120 से 450 के दरमियान ना इसकी वेरी करती है इसकी जो वैल्यू है। सो वन BC107 में है बीटा 110 और दूसरे की 140 भी हो सकती है, यानी 110 से लेके 450 तक, 110 से 450 तक वेरी कर रही है बीटा। यानी दो चीज़ें ना, जैसे कहना जुड़वा हैं, जुड़वा भी उनका बिहेवियर ज़रूरी नहीं सेम हो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे उनकी आदतें भी डिफरेंट होती हैं, उनका मिजाज डिफरेंट होता है, हो सकता है ना। इसी तरह एक जैसे ट्रांजिस्टर है, एक ही नस्ल के हैं, लेकिन उनकी बीटा वेरी कर सकती है। तो सर्किट आप लाते हो जी, एक बीटा आपने मार्केट से परचेज़ किया, उसकी कोई 110 थी, आपने सर्किट डिज़ाइन करती है, वो ख़राब हो गया, अब नया लगाओगे वो जनाब 450 पे पहुंचा हुआ है, तो फिर क्या होगा, सर्किट डिस्टर्ब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि वो बाइसिंग के नतीजे में हमारा सिस्टम जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, बीटा इंडिपेंडेंट बन जाता है। सो वन BC107 में हैव अ बीटा वैल्यू ऑफ 110 वाइल अनदर वन में हैव अ बीटा वैल्यू 450। सो बोथ BC107 NPN transistors, this is because beta is the characteristic of transistor construction, not of its operation। As the base emitter junction is forward biased, the emitter voltage VE will be one junction voltage drop different to the base voltage if the voltage across the emitter resistance is known। The emitter current IE can be easily calculated using Ohm's law। The collector current can be approximately since it is almost the same value as the emitter current। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से जो है ना इसकी मतलब इसको नीचे से अगर हम कैलकुलेशन कर लें, इसकी VRE पकड़ें, उसमें 0.7 जमा करके VB निकाल लें, तो ये बेसिकली वो बता रहा है। अच्छा जी, एंड कॉमन एमिटर सर्किट हैज़ अ लोड रेजिस्टेंस, देखें RL कितनी है 1.2 के, सप्लाई वोल्ट कितने हैं 12 वोल्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टर व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड फुली ऑन, एज्यूम VCE 0। ऑल्सो फाइंड द एमिटर रेजिस्टेंस इफ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। तो कितना हो जाएगा जी, 12 वोल्ट माइनस VRE कितना है 1 वोल्ट, VCE 0 है, उसको VC को 0 से हम करें ना, 12 नहीं तो VCE भी जमा हो जाना था इसमें, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 के, तो 1.2 के, तो ये आपके पास IC करंट आ जाएगा। ये देखें ना, आपको ये सर्किट देखें, ये वाला 12 माइनस ये 0 है, अब ये रह जाएगा ना 12 माइनस ये वाला वोल्टेज, तकसीम रेजिस्टेंस विल गिव यू द करंट, सही है। तो यहाँ पे देखें VCC माइनस VRE ओवर RL, 12 माइनस 1 ओवर 1200, ये कितना आ गया 9.2 मिली एम्पेयर। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम है, जो करंट मैक्सिमम गुजर सकता है ना इसमें से वो इतना है सर्किट के हिसाब से, जो मैक्सिमम करंट हो सकता है। और VCE आप इसको सैचुरेशन रिज्यूम कर लें कि ये इस वक्त ये फुली क्लोज है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं करंट इसमें से फ़िलहाल फ्लो कर सकता, अनलेस कि आप बैटरी बढ़ा दें। बैटरी अगर ये 12 वोल्ट है, उसमें से माइनस ये 1 वोल्ट है, तो इसमें इतना मैक्सिमम गुजर सकता है 9.2 मिली। तो अब देखें आगे हमने क्या करना है,
अब हमने क्यू पॉइंट को सेट करना होता है हाफ पे, अभी देखें वो करता है इसको। दिस देन एस्टेब्लिशेस द पॉइंट ए ऑन द कलेक्टर करंट वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। वो जो लोड लाइन वाली है आपकी, ये देखें ये जो होती है, इसमें अब आपका ये चीज़ आ गई है, यानी यहाँ पे 12 वोल्ट है ना मैक्सिमम बैटरी के, VCE है, और यहाँ पे क्या है IC, तो ये IC मैक्स आ गया आपका, कितना है, कितना 9.2 मिली, 9.3 था या 2 था, 2 था यार, मैं 2 है भाई, अच्छा 2 मिली। अब हमने इसका हाफ अगर सेट करना है तो ये कहीं तकरीबन इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 वोल्ट है, और यहाँ पे इसका हाफ कितना हो जाएगा 4.6 मिली, ये हमने सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। दिस देन एस्टेब्लिशेस पॉइंट ए ऑन द कलेक्टर करंट वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स एंड अकर्स व्हेन VC इज इक्वल टू 0। इसमें कर्व कहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसकी कर्व भी निकाल देता हूँ, ये देखें ये पॉइंट ए, ये इसकी बात कर रहा है, ये देखें, ठीक है, ये क्या है पॉइंट ए आपका, सही है, ये पॉइंट ए आपका आ गया, और पॉइंट बी क्या है, ये वाला लोड लाइन है 12 वोल्ट, ओके। जब आपका ट्रांजिस्टर फुली ओपन है तो कितने वोल्ट आ रहे होंगे, 12 आ रहे होंगे ना, सप्लाई वोल्ट ही आ रहे होंगे। तो ये अब हमने यहाँ पे सेट करना है, अब ये ट्रांजिस्टर की कर्व्स हैं, देखें डिफरेंट IB वैल्यूज़ के लिए, IB 10, 20, 30, 40, 50, हमने यहाँ इसके हाफ में इसको तकरीबन कहीं जाके सेट करना है, यहाँ पे तकरीबन हाफ हो, ठीक है। तो अब देखें कैसे करेंगे इसको, अच्छा, point on the collector current vertical axis of the characteristic curves and occurs when VC is equal to 0. When the transistor is fully switched off, there is no voltage drop across either resistor RE and RL as no current flow through them. This then the voltage across the transistor VC is equal to supply voltage. Point B आ गया, तो A और B आ गया आपके पास ना, लोड लाइन के पॉइंट्स आ गए आपके पास, वहाँ पे आप लोड लाइन बना दें, ठीक है। जनरली द क्यू पॉइंट ऑफ द एम्पलीफायर इज विद द जीरो इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द बेस, सो द कलेक्टर सिट्स अबाउट हाफ वे अलॉन्ग द लोड लाइन बिटवीन 0 वोल्ट्स एंड द सप्लाई वोल्ट। तो सप्लाई वोल्ट का हाफ कितना होगा, VCC/2, ठीक है। तो कलेक्टर करंट ऑफ द एम्पलीफायर उसमें कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 9.2 का हाफ कर दें, या इस तरह निकाल लें 12-1/2 तकसीम 1200, ठीक है। ये 1200 क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये वोल्ट हाफ कर दिया उसने ना, VCC के हाफ वोल्ट कर दिया, या यूँ कर लो या वैसे कर लो, करंट का हाफ कर लो, 9.2 का हाफ क्या होगा, ये इतना ही निकलेगा ना। तो यहाँ से देखें 5.5 आ गया, 12-1/2 तकसीम 1200, ये तकरीबन 4.58 मिली एम्पेयर आता है आपका, 4.58 मिली एम्प्स। तो इसको अगर हम इस तरह कर लें वोल्टेज की फॉर्म में, तो 12-1 वोल्ट को हाफ करें, VCE/2 हो जाएगा अब आपका, और तकसीम कर दें इसके रेजिस्टेंस के साथ, तो ये 4.58 आपका मिली एम्पेयर आ गया। ये क्यू पॉइंट आपका सेट हो गया। ये क्या सेट है, ये किसका, क्लास ए एम्पलीफायर है, ये कॉमन मीटर क्लास ए एम्पलीफायर का डिज़ाइन हम कर रहे हैं, समझ आ गई। अच्छा आगे चलते हैं। द स्टैटिक DC लोड लाइन प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हु स्लोप इज -1/RL + RE crosses the vertical axis at the point VCC/RL + RE. The actual position of the Q point on the DC load line is determined by the mean value of the IB. अच्छा जी, अब इसमें देखें बीटा, आपको पता है कि बीटा क्या होता है, IC/IB। IC कितना निकला, 4.58 मिली निकला है ना अब आपका। आपको उसने क्या दिया था, लोड रेजिस्टेंस दी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से हमने IC निकाल लिया, उस IC को फिर बीटा पे तकसीम कर दो तो क्या निकल आएगा, IB। ये हम क्लास ए एम्पलीफायर का डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। तो अब ये कितना निकला है, 45.8 माइक्रो एम्पेयर, 45.8 माइक्रो एम्पेयर IB है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सेपरेट बेस बायस सप्लाई, इट इज़ यूजुअल टू प्रोवाइड द बेस बायस वोल्टेज फ्रॉम द मेन सप्लाई रेल VCC थ्रू अ ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस R1. रेजिस्टर्स R1 and R2 कैन नाउ बी चोजन टू गिव अ सूटेबल Q पॉइंट ऑफ 45.8 और 46 माइक्रो, 46 कर लें आप, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। वही अगर आप करंट को भी तकसीम करके बनाने तो ये निकलेगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट हैज़ टू बी लार्ज कंपेयर टू द एक्चुअल बेस करंट। ये अब देखें ज़रा क्या कर रहा है, R2 निकाल रहा है, ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। R2 कैसे निकाल रहा है, ये वाले वोल्टेज VRE कितने वोल्ट गिवन है, 1 वोल्ट है, 1 में जमा करें 0.7, क्योंकि देखें ना ऐसे ना प्लस माइनस, देखें प्लस माइनस, तो ये जमा होंगे ना, दो सेल जमा हो गए, प्लस माइनस दोनों जमा हो जाएंगे वोल्टेज। तो 0.7 + 1 कितना आ जाएगा, 1.7। तो 1.7 तकसीम 10 टाइम्स इंटू IB, ये मैंने आपको बताया था ना, 10 टाइम्स IB। तो ये देखें VRE + VBE/10 टाइम्स IB, ठीक है।
तो 1 + 0.7 तकसीम 10 टाइम्स IB कितना होगा 458, 45.8 माइक्रो था ना, तो ये 458 माइक्रो बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.7 के लो बी रेजिस्टेंस निकल आई 3.7 किलो ओम की। तो इससे जो नियरेस्ट होगी हमारे पास अवेलेबल हम वो यहाँ लगाएंगे। अच्छा जी, अब हमने देखें यहाँ पे कितना था करंट आपका 10 टाइम्स R2 में से था, यहाँ IB तो दोनों को जमा कर दें कितना हो जाएगा 11 IB। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब कितना वोल्ट, अब निकालो ज़रा, VCC 12 वोल्ट है -1.7 तकसीम 11 टाइम्स IB, उससे क्या निकलेगा R1, उससे R1 निकलेगा। तो ये R1 क्या होगा VCC -1.7 तकसीम 11 टाइम्स IB आ गया 20.45 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपने R1 निकाल लिया। अब RE कैसे निकालना है, देखो RE कैसे निकालेंगे, IE क्या होगा IC + IB, IB आपके पास आ गया हुआ है, IC भी आपके पास है, दोनों को जमा कर दो तो उससे क्या आ जाएगा IE। और वोल्टेज आपको पता है 1 वोल्ट है, ओहम ला लगाओ यार, देखो सारा ओहम ला है, ओहम ला से आपका ट्रांजिस्टर सारा सॉल्व हो रहा है। V = IR, R = V/I, V कितना है 1 वोल्ट ओवर I क्या है IE, IE किसके बराबर है IB = IC, सिंपल। ठीक है, ये देखें VRE ओवर IE, तो IE कितना है 4.63 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये आ रही है 216 ओम, तो 216 की RE निकल आई। ये देखें ये डिज़ाइन हो गया आपका। R1 कितना आ गया 20 के, R2 3.6 के, ये नियरेस्ट ये इसकी मिलती है हमें लैब से 3.6 के, RL है आपका 1.2 के, और RE अब आपका कितना है 220 ओम। ये रेजिस्टेंस अगर आप इस ट्रांजिस्टर पे लगाओगे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो आपको क्लास A का एम्पलीफायर आपने डिज़ाइन कर लिया, कर सकते हो। अब मैं बैटरी 24 वोल्ट की दे देता हूँ आपको, उसके हिसाब से निकाल लोगे वैल्यूज़, सही है, निकाल लोगे ना। ट्रांजिस्टर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप इजीली निकालोगे। उसका इफेक्ट क्या आएगा, बीटे का ही आएगा ना। तो वहाँ पे जब आप IC को सबसे पहले हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले IC निकाला था, IC का फिर आप उसका हाफ़ कर लें या वोल्टेज के थ्रू निकाल लें या डायरेक्ट हाफ़ कर लें उसका। ठीक है, उससे आपने निकाली है IB। फिर हमने R1 निकाली, R1 कैसे निकाली, IB को 10 से ज़रब दे दें, वो 10 IB करंट उसमें फ़्लो कर रहा है। और वोल्टेज फिर कैसे निकाला, VRE + 0.7, तो दैट वोल्टेज तकसीम 10 × IB, उससे निकला ही R1। ठीक है, R2 कैसे निकली, R2 निकली, R1 कैसे निकली 11 टाइम्स IB करके, तो VCC माइनस जो नीचे वाला वोल्टेज है VB तकसीम 11 IB, उससे निकला ही R2। अच्छा, फिर RE कैसे निकाली, उसके क्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट, मैं आपको एग्जाम में देता हूँ भाई 2 वोल्ट हैं, तो आपने 2 वोल्ट से फिर तकसीम करना है किसको, IE को। IE कैसे निकालना है, IB + IC करके। ठीक है, वहाँ से क्या निकल आई आपकी RE। तो ये जनाब आपका डिज़ाइन हो गया। ये DC बाइसिंग अभी हमने किया, या DC एनालिसिस है, क्या है DC एनालिसिस। AC एनालिसिस ये होता है जिसमें हम गेन निकालते हैं ट्रांजिस्टर की, कि जब हम छोटा सा स्मॉल सिग्नल उसको देते हैं, ठीक है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, जिसमें हम AC सिग्नल छोटा सा गुडोया सा देते हैं, तो वो उसको सांप बनाए हैं, उसको बड़ा एम्पलीफाई करें, वो गेन कितनी होगी, तो वो गेन AC एनालिसिस में होती है, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, यहाँ मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। वो बेसिकली क्या होती है कि -RL पैरेलल विद RC तकसीम R'E, ओके, याद आया। और R'E कैसे निकालते हैं, VT ओवर IE, याद आया, वो AC की गेन है, AC के केस में है वो, ठीक है, वो गेन है उसकी। और Rin कैसे निकालती हैं, बीटा RE, ठीक है। फिर उसमें आता है कि सिंपल कॉमन एमीटर है जिसमें मीटर डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है। फिर आता है कि अगर रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड किया हुआ है, फिर उसमें कैपेसिटर लगाया या नहीं लगाया। अगर कैपेसिटर नहीं लगाया, ये आपकी लैब में भी था, अगर कैपेसिटर नहीं लगाया तो गेन कम आएगी, क्योंकि R' में RE जमा हो रही होती है तकसीम के अंदर। अगर कैपेसिटर लगाया है तो फिर कैपेसिटर शॉर्ट कर देगा उसको, रेजिस्टेंस RE को, फिर आपकी गेन बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। उसका था इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी, आपकी लैब में भी है, मैंने खुद इसको, हमने कैलकुलेशंस कर रहे थे, मैंने खुद आपकी लैब में ये चीज़, ये है आपकी लैब में कि कैपेसिटर का इफेक्ट, बाईपास कैपेसिटर के साथ गेन क्या आ रही है, बाईपास कैपेसिटर के बगैर गेन क्या आ रही है। ठीक है, आप अपना लैब मैनुअल भी जाके दोबारा देखिएगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये आपका जो है ये सर्किट आपका डिज़ाइन हो गया हुआ है। तो ये जनाब देखें 20 के जो नियरेस्ट है, 3.6 के 220 के लगाइए यहाँ पे, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है 1.2 के, बीटा इसका 100 है,
ठीक है 12 वोल्ट है। I1 I2 बेसिकली ये IC कितना है 4.58, IE कितना है 4.63, IB कितना है 46 माइक्रो। और इसमें जो है ये जनाब आपका सर्किट कंप्लीट जो है वो आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर डिज़ाइन हो गया। और ये उसका इसकी जो लोड लाइन है वो ये बनी हुई है 12 वोल्ट 9.2 उसके हाफ तकरीबन ना 4.8 तकरीबन, यानी नियर जिसको कहते हैं आप 4.6, यहाँ पे ये 4.8 है, यहाँ पे देखें 4.6 माइक्रो के ऊपर इसका क्यू पॉइंट सेट है 46 माइक्रो के ऊपर। तकरीबन ये हाफ ही बन रही है आपकी सप्लाई वोल्ट के, और यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है उसका भी हाफ बन रही है। तो अब ये क्लास ए एम्पलीफायर होगा कि इस पर अगर आप ये सिग्नल भेजते हैं जिसकी जो है वो ये आप देखें 5.8 पे, तो ये 2 वोल्ट तक जा रहा है और इधर ये 9.34 तक जा रहा है, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ये एम्पलीफाई हो गया सिग्नल आपका, ठीक है। और एम्पलीफाई सिग्नल हो गया इसको, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ पीछे से। इन कॉमन मीटर एम्पलीफायर सर्किट्स द कैपेसिटर C1 एंड C2। अच्छा, कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं जब मल्टीपल स्टेजेस को कपल करना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज का क्यू पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना, वो इफेक्ट करेगा उसकी, वो जो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन है पैरेलल वगैरह जो निकालते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आसान तरीका क्या है, कैपेसिटर ला दो, कैपेसिटर डीसी में ब्लॉक करेगा, ओपन सर्किट होगा, ख़त्म कर देगा, उसका डीसी में कोई ताल्लुक नहीं होगा, डीसी पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ एसी में तो वो गुजरने देता है ना कैपेसिटर, एसी में तो वो कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पे जाके, वैसे ही हम करते हैं ना शॉर्ट। तो कैपेसिटर कपलिंग मीन्स जो एक स्टेज को दूसरे से जोड़ के रखता है, सीरीज़ वाला कपलिंग। एक होता है बाईपास कैपेसिटर, जो नीचे जो आ रही है रेजिस्टेंस लगाई है उसको बाईपास करेगा हाई फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि वो ना लगाएं तो गेन कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसकी R' जमा RE हो रहा होता है। तो उस RE को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे हम, कपलिंग बाईपास कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसके ज़रा कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से। इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स कैपेसिटर C1 and C2 आर यूज्ड एज कपलिंग कैपेसिटर टू सेपरेट द AC सिग्नल्स फ्रॉम द DC बाइसिंग वोल्टेज। दिस इंश्योर्स दैट द बाइस सेट कंडीशंस अप फॉर द सर्किट टू ऑपरेट करेक्टली इज नॉट अफेक्टेड by an additional amplifier stages. As the capacitors will only pass AC signals and block an DC component, the output AC signal is then superimposed on the biased or biasing of the following stages. Also, bypass capacitor C is included in the emitter lag. The capacitor is effectively an open circuit component for the DC biasing condition, which means that the biasing currents and voltages are not affected by the addition of the capacitor, maintaining good Q point stability. However, in parallel connected bypass capacitor effectively becomes a short circuit to emitter resistor at high frequency due to its resistance. Thus, only RL plus a very small internal acts as a resistance load, increasing gain to its maximum. यानी minus RL over माइनस RC को ही RL कह रहा है, RL, वरना अगर RC लगाओ ना लैदा से और उसके बाद RL लगाओ तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, याद करें हमने किया हुआ है, ठीक है। माइनस RC पैरेलल विद RL तकसीम R' E। अगर ये बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाऊंगा तो वो R' E में जमा हो जाएगा RE, जिससे बटे में अगर कोई चीज़ जमा कर रहे हो तो रेशो क्या हो जाएगी, कम ही होती है, गेन कम हो जाएगी। तो गेन कम होना हमें नहीं भाई, हम इतना वो मुश्किल से डिज़ाइन कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी गेन छोटी पिद्दी सी गेन हो, नो, गेन चंगी भली होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, हम बाईपास कैपेसिटर लगा देते हैं। तो दिस पैरेलल कनेक्टेड bypass capacitor effectively becomes a short circuit to the emitter resistor at high frequency signals due to its reactance. Thus, only RL plus a very small internal acts as a transistor load, increasing the voltage into its maximum. Generally, the value of the bypass capacitor is chosen to provide a reactance of at most 1/10 of the value of RE at the lowest operating signal frequency. Okay, so far so good. ठीक है। We can now construct a series of curves that show the collector current against the common collector emitter voltage VCE with the different values of base current IB for simple common emitter amplifier circuit. These curves are known as the output characteristic curves and are used to show how the transistor will operate over its dynamic range. A static or DC load line is drawn into the curves for the load resistance 1.2K to show all the transistor possibly operating points. When the transistor is switched off, VC is equal to supply volt. स्विच जब क्लोज होगा तो जो सप्लाई के वोल्ट होंगे वो इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट बी ऑन द लिंक, अदरवाइज द ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन एंड सैचुरेटेड। व्हेन वी कैलकुलेटेड बिफोर द डीसी गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑफ द बाइस करंट रिक्वायर्ड फॉर द मीन पोजीशन ट्रांजिस्टर वाज 45.8 माइक्रो। दिस इज मार्क्ड एज द क्यू पॉइंट ऑन द लोड लाइन। ये देखो ये लोड लाइन आ गई आपकी, ठीक है। ये आपका जो है वो ट्रांजिस्टर बाइस हो गया, ठीक है। ये जो अभी हमने डिज़ाइन किया है ये उसकी कर्व्स हैं, सही है।
अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब, इसको फर्दर आगे देखते हैं। Point Q on the load line gives us the base current Q point IB 45.8 or 46 microampere. We need to find the maximum and minimum peak swings of the base current that will result in proportional change in the collector current. अब देखें इसमें बेस करंट की स्विंग और कलेक्टर करंट की स्विंग। बेस करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए ये वाला बेस करंट है कितना है, ये 80 माइक्रो है, ठीक है, 80 माइक्रो है ना, और ये वाला कितना है 20 माइक्रो, तो 80 माइनस 20 कितने 60 माइक्रो की स्विंग है पीक टू पीक आईबी की। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट आप आईसी चेक करें, आईसी कितना है इसके अगेंस्ट, आप आईसी इसमें देखें कि आईसी कितना है इसके अगेंस्ट, 80 के अगेंस्ट आईसी कितना है 7.7 मिली, ऐसे ही है ना 7.7 मिली, और 20 के अगेंस्ट देखें कितना आ रहा है, तकरीबन ये 2 मिली आ रहा है, तो 7.7 माइनस 2 कितना आ गया 5.7 मिली, तो 5.7 मिली एम्पेयर की आपको स्विंग मिल रही है आपके आईसी के अंदर पीक टू पीक। तो पॉइंट क्यू ऑन द लोड लाइन गिव्स अस द बेस करंट आईबी। अच्छा जी, इसमें मैक्सिमम स्विंग एज अ लोड लाइन कट्स थ्रू द डिफरेंट बेस करंट वैल्यूज ऑन द डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन फाइंड द स्विंग ऑफ द बेस करंट दैट आर इक्वली स्पेस्ड अलोंग द लोड लाइन। दीज वैल्यूज आर मार्क्ड एज एन एंड एम ऑन द लाइन। ये देखें एन और एम, ये वाला एम और ये वाला क्या है एन, ठीक है। इस पे आई बी क्या है 20, इस पे आई बी क्या है 80 माइक्रो, तो स्विंग कितना हो गया 80 माइनस 20 60 माइक्रो। और आईसी इसके अगेंस्ट देख लें आपके वाई एक्सेस पे, ठीक है, आईसी कितना है इस पे 7.7 आईसी मैक्स, और यहाँ पे आईसी मिन कितना है 2 मिली उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या आ जाएगा 7.7 माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा 5.7। अच्छा जी, तो NMM 20 or 80, these NNM points can be anywhere along the load line that we choose as long as they are equally spaced from the Q. This then gives us a theoretical maximum input signal to the base current terminal of 60 micro peak to peak 30 micro peak, ठीक है। तो peak to peak कितनी है 30 माइक्रो है, peak उसकी 30 है, अच्छा जी, और 60 peak to peak है without producing any distortion to the output signal। सिग्नल पर डिस्टॉर्शन तो नहीं ना, कोई कटिंग तो नहीं हुई। Any input signal giving a base current greater than this value will result the transistor to go beyond the end point। हाँ, अगर आप ज़्यादा कर देंगे सिग्नल को, ठीक है ना, अभी अगर आप मसलन सिग्नल को ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ इतना बड़ा अगर आपका सिग्नल हो जाता तो फिर ये इससे टच कर जाएगा, इससे टच नहीं कराना, यानी पीक टू पीक आपने इस तरह की देनी है। ये देखो ना क्यू पॉइंट है ना अब आपका, अब आपने पीक टू पीक इसमें ही रखनी है, यानी इन ये जो समझ लें बाउंड्रीज़ हैं इसके दरमियान ही रखनी है पीक टू पीक इनपुट सिग्नल की। इससे ज़्यादा करोगे डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाएगी, यानी जो आपको आउटपुट मिलेगी उसमें फिर शोर आना शुरू हो जाएगा, क्यों, उसमें कटिंग शुरू हो जाएगी, क्लिपिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमने उसकी जिसको कहते हैं ना जो बाउंड्रीज़ है, ये बाउंड्री 0 है और इधर 12 है, इसके दरमियान ही रखना है ताकि सारे के सारा एम्पलीफाई हो, क्लास है एम्पलीफायर। यानी सिर्फ क्यू पॉइंट को सेंटर में रख देना काफ़ी नहीं है, जो इनपुट सिग्नल भी देना ना वो भी ज़रा लिमिटेड देना है, ये नहीं कि बस दे दो जितना मर्जी तुम दे उन्हों, इस तरह नहीं करना। इनपुट सिग्नल भी ज़रा ध्यान से देना है और क्यू पॉइंट भी सेंटर में सेट करना है, ये बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। Any input signal giving a base current greater than this value will drive the transistor to go beyond the N and into its cutoff region, beyond the point M into its saturation region। अच्छा जी, using the points N and M as an example, the instantaneous values of the collector current and corresponding values of the collector emitter voltage can be projected from the load line। It can be seen the collector emitter voltage is in anti-phase with the collector। यानी कॉमन emitter में आपको पता है 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये सिर्फ कॉमन एमिटर में ही होता है कि जहाँ आप इनपुट बेस पे दे रहे होते हैं और आउटपुट कलेक्टर से ले रहे होते हैं, तो अगर आपने यूँ इनपुट दिया तो आउटपुट आपको यूँ मिलेगी 180 डिग्री आएगा। बाकी कॉमन कलेक्टर में भी इन फेज़ है, कॉमन बेस में भी इन फेज़ है, ये जहन में रखिएगा, ये आगे हम करेंगे भी ड्राइव। एज द बेस करंट आई बी चेंजेस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 50 to 80 माइक्रो, द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज ऑल्सो द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज फ्रॉम स्टेडी स्टेट 5.8 to 2 वोल्ट्स। ये देखो ना, ये साथ साथ अगर आप देखें जब ये स्विंग आ रही होती है, ये वाली जब स्विंग आ रही होती है तो इसमें आपके जो वोल्टेज हैं वो कम हो रहे हैं, इस पर क्या हो गया 2 वोल्ट आ गए ना इस पर, और जब ये स्विंग आई आपकी तो इस पर कितने वोल्टेज हो गए 9 पॉइंट समथिंग 9.34 वोल्ट, 9 पॉइंट इधर देखो 9.34 वोल्ट, 9.34 वोल्ट, ये देखें, यानी वीसी के वोल्टेज वेरी कर रहे हैं साथ साथ, सिग्नल के साथ साथ जो वीसी है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी,
तो अच्छा, अब इसमें आ जाएं आप। एज अ बेस करंट आई बी चेंज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन 50 to 80, द कलेक्टर वोल्टेज मीटर वोल्टेज विच इज आल्सो द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ 5.8 to 2 वोल्ट। देन अ सिंगल स्टेज, अच्छा जी, देन अ सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज ऑल्सो एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इन्वर्टिंग में क्या होगा कि 180 डिग्री जो है वो आपको फेज शिफ्ट मिलेगा। अगर आप यूँ सिग्नल दे रहे हैं तो आपको यूँ उल्टा सिग्नल मिलेगा आउटपुट के ऊपर। द वोल्टेज गेन ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज द चेंज इन द एम्पलीफायर्स आउटपुट वोल्टेज। Delta VL is V out and delta VB is V in, but the voltage gain is equal to the ratio of the single resistance in the collector to the single resistance in the emitter and is given as। ये आगे मैं एक बार आपको रिवाइज, पहले हम कर चुके हैं ये बिट से पहले, माइनस आर एल ओवर आर ई। तो आर ई में ये देखो ट्रांजिस्टर के अंदर एक छोटी सी रेजिस्टेंस छुपी होती है जिसको आर डैश ई भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ना मुख्तलिफ तरीके से इसको शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर ई है स्मॉल ई के साथ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये कैसे निकालते हैं हम वी टी ओवर आई ई से। वी टी क्या होता है 25 मिली, या कुछ जगहों पे 26 मिली भी लेते हैं, तो 25 मिली ओवर आई ई, उससे ये आपकी क्या निकल आएगी आर डैश ई। ओके, तो आर इज इक्वल टू 25 मिली ओवर आई। ये देखो स्मॉल ई कर दिया इसने, स्मॉल ई, ठीक है। तो ये 5.5 ओम है। अच्छा, अब वोल्टेज गेन इसकी क्या है माइनस आर एल ओवर आर ई प्लस आर ई। ये आर डैश ई है बेसिकली ना, और ये आर ई है। तो लेकिन अगर बाईपास कैपेसिटर में लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो गेन बढ़ जाएगी आपकी, गेन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो एट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल द टोटल रेजिस्टेंस इज द एमिटर लैग इज इक्वल टू आर ई प्लस आर ई। एट हाई फ्रीक्वेंसी द बाईपास कैपेसिटर शॉर्ट्स द एमिटर रेजिस्टेंस लीविंग ओनली द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ई इन द एमिटर लैग रिजल्टिंग इन अ हाई गेन। Thus, in our common emitter amplifier circuit above, the gain of the circuit both high and low frequency में क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी में गेन क्या आएगी माइनस आर एल आर ई प्लस आर ई, माइनस 1.2 के तकसीम 220 ये निकाली थी हमने, प्लस 5.5 ये हमने कैसे निकाली 25 मिली तकसीम आई ई। तो गेन है माइनस 5.32 लो फ्रीक्वेंसी गेन। हाई फ्रीक्वेंसी गेन क्या होगी माइनस, ये शॉर्ट हो जाएगी आपकी, ख़त्म हो जाएगी कैपेसिटर की वजह से। कैपेसिटर लगाया होगा, अगर ना लगाया हो फिर यही रहेगी, अगर लगाया है बाईपास कैपेसिटर तो फिर शॉर्ट हो जाएगी ये, तो कैपिटल ई वाली। तो माइनस आर एल ओवर आर ई जो कि क्या हो जाएगा 1200 तकसीम 5.5 यानी माइनस 218 गेन। माइनस क्या शो कर रहा है फेज शिफ्ट, असल मैग्नीट्यूड कितना है 218। देखो कितना डिफरेंस है, कहाँ 5 है गेन 5 गुना, कहाँ 218 गुना गेन है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। ये है आपका जो बाईपास कैपेसिटर है जो कि आर ई को शॉर्ट करवा देता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। So one final point, the voltage gain is dependent only on the values of the collector resistance RL and emitter resistance. It is not affected by the current gain beta of the transistor. यानी ये बीटा वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमने देखा ये फार्मूले से। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये बेस करंट की, अब देखें मीन वैल्यू क्या 50 माइक्रो, मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 80 है, 60 की स्विंग थी ना। और कलेक्टर करंट कितना था 4.8 है, 7.7 मिली, ये वो ग्राफ से हमने चेक किया था। और आउटपुट वोल्टेज स्विंग कितनी थी 5.8 पे बायस था, 9.3 से लेकर 2 तक। और गेन क्या है इसकी माइनस 5.32, ये है लो फ्रीक्वेंसी पे गेन, और हाई फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम गेन कितनी निकलती है 218। तो ये उसकी समरी है, यानी समराइज़ किया हुआ है यहाँ पे, जो आपका जो डिज़ाइन अभी हमने किया है ये उसकी समरी है। तो दिस इज टू समराइज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट हैज़ अ रेजिस्टर इन इट्स कलेक्टर। Collector circuit, the current flowing through this resistance produces the voltage output of the amplifier. The value of the resistor is chosen so that the amplifier's Q point, this output voltage lies halfway along the transistor load line. The base of the transistor is used in the common emitter amplifier is biased using two resistors, potential divider network है। This type of biasing arrangement is commonly used in the design of BJTs and greatly reduces the effect of beta by holding the base bias at a constant steady voltage. दिस टाइप ऑफ बाइसिंग प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी, यानी आपका जो आई बी है उसको कांस्टेंट रखता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अ रेजिस्टर कैन बी इंक्लूडेड इन द एमिटर लैग इन विच केस द वोल्टेज गेन बिकम्स माइनस आर एल ओवर आर ई। इफ देर इज नो एक्सटर्नल एमिटर रेजिस्टेंस द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज नॉट इनफाइनाइट एज देर इज अ वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर ई इन द एमिटर लैग। जो कैसे निकालते हैं 25 मिली वी टी ओवर आई करके। अब देखें ये चीज़ें, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ये जो हमारा एसी एनालिसिस है, ये अब तक क्या था डीसी एनालिसिस था इससे पहले, जिसमें हम क्यू पॉइंट सेट करते हैं।
एसी एनालिसिस में क्या चीज़ आ जाती है आपकी, ये देखें कि वी इन इज इक्वल टू आई, इसको ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ताकि देखने में आसानी हो। तो इसमें देखेंगे वी इन क्या होगा, आई ई आर ई, ठीक है, आई ई जो करंट आई ई फ्लो कर रहा है उसमें से ट्रांजिस्टर में, और आर ई, ठीक है। अब इसको आई ई क्या होता है, 1 प्लस बीटा आई बी, यानी आई सी प्लस आई बी, आई सी को तोड़ देना तो बीटा आ जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू आई बी आर ई, तो 1 प्लस बीटा इंटू आई इन इंटू आर ई। और आर इंट क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, ओम्स लॉ, वी इन ओवर आई। तो यहाँ पे वी इन ओवर आप कर दें आई इन तकसीम करें तो ये आ जाएगी 1 प्लस बीटा आर ई। तो 1 प्लस बीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली बीटा, जिसको आर पाई कहते हैं, बीटा आर ई, ठीक है, बीटा आर ई। वो कैसे निकला, वो ऐसे निकला वी ओवर आई की रेशो से। तो ये देखें कि कॉमन एमिटर में क्या होगा, आर इंट क्या होगी, बीटा टाइम्स इंटू आर डैश ई। तो अगर आर डैश ई आपकी है 25 ओहम और बीटा आपका 100 है, तो कितनी बन जाएगी 2500 ओहम, यानी 2.5 किलो ओहम। मीडियम सी है इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम सी है। तो अब एसी एनालिसिस में हम क्या करते थे कि ट्रांजिस्टर की जगह इसका इक्विवेलेंट मॉडल लगाते हैं, जो पाई मॉडल है, ठीक है, हाइब्रिड पाई या पाई मॉडल। द कपलिंग कैपेसिटर C1 C2 आर रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। द डीसी पावर सप्लाईज आर रिमूव्ड, डीसी वाली जो सप्लाई है उनको ग्राउंड कर देनी है आपने, क्योंकि एसी एनालिसिस है ना। तो ये देखें आर इंट क्या होगा, आर बाई बीटा आर आई, और आई आर आई एन एस क्या होगा, आर आई एन एस, ये देखें ना, ये क्या हो जाएगा ग्राउंड, ये वाली जो चीज़ है बैटरी ये ग्राउंड हो जाएगी, तो आर बी आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है, आर बी क्या आ जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, बीटा आर ई। तो बीटा आर ई जो है वो पैरेलल हो जाएगी आर बी के साथ, ऐसे ही है ना, दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें ये देखें आर आई एन एस इज इक्वल टू आर बी पैरेलल विद आर पाई, और आर आउट क्या होगी, आर सी ई कलेक्टर टू एमीटर। ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन आर ओ टी क्या है, आर सी ई, और आर ओ एस जो स्टेज की क्या होगी, आर सी ई पैरेलल विद आर सी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो उसमें एक और भी आ जाएगी पैरेलल विद आर एल भी आ जाएगी उसके साथ, ये देखें। तो जब आपने इसका करना है एसी एनालिसिस तो आपने जो वीसीसी है उसको शॉर्ट कर दिया। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है, वो उसमें बहुत डिटेल में हर चीज़ मैंने बताई हुई है। तो आर एस आर बी ये आपका जो है ये नीचे आ गई, आर सी और आर एल ये दोनों पैरेलल में आ गई, और ये आर सी ई जो इधर शो नहीं हुई बेसिकली वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको इग्नोर किया हुआ है यहाँ पे। तो वोल्टेज गेन इसकी क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू, ये देखें अब ये सर्किट ये बनता है आपका इस तरह का, मैंने एग्जाम में भी पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। ये है एसी मॉडल जो इसका एसी एनालिसिस वाला, ये देखें ये क्या चीज़ है, आर पाई, ये क्या चीज़ है, आर बी। यहाँ से रेजिस्टेंस देखेंगे तो आर पाई है, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी आर बी पैरेलल विद आर पाई। ये करंट क्या है, आई सी दैट इज़ इक्वल टू बीटा आई बी, और इसकी डायरेक्शन नीचे को है, ठीक है। और ये नीचे को तभी तो यहाँ पे माइनस आता है गेन में, क्योंकि एक्चुअल हम करंट अगर यूँ लें तो वो माइनस होगा ना, माइनस आई सी होगा। अलजेब्राइक इधर को 2 एम्पियर जा रहा है तो इधर को कितना जा रहा है, -2, ओके। तो ये देखें आर सी ई यहाँ पे शो कर रहा है, आर सी शो कर रहा है, आर एल शो कर रहा है। यहाँ से देखें आर ओ टी, ये क्या है, आर ओ टी, आर सी ई, यहाँ से देखें तो ये दोनों पैरेलल में, और अगर आप यहाँ से देखें तो क्या होगा, ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो वी इन क्या है इसमें, वी इन ये वाला जो वी इन है दैट इज इक्वल टू आई इन इंटू आर बी पैरेलल विद आर पाई। यहाँ से वो कर रहा है कि यहाँ से जो इनपुट है वो क्या है कि आई इन इंटू आर बी पैरेलल विद आर पाई। अब आर बी पैरेलल विद आर पाई ज़रा छोटी है, आपको पता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाए तो कौन सी डोमिनेट करती है, बड़े वाली या छोटे वाली, पैरेलल में छोटे वाली डोमिनेट करती है, बड़ी वाली फारिग, और रिजल्ट छोटे वाली से भी छोटा आता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो हम अप्रॉक्सीमेटली देखें लिख सकते हैं हम आर पाई, लेकिन ये आर पाई से भी कम है एक्चुअल में, ओके। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बीटा आर ई, ओके, ये आपका आ गया वी इन। अब इसकी जो एवीटी है वो कैसे निकालेंगे, गेन वोल्टेज गेन क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है, माइनस आई नॉट, ये देखें ये आउटपुट वोल्टेज है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये आउटपुट वी नॉट। इन तीनों को पैरेलल ले लें और इसका ऑपोजिट कर दें, यानी ये वाला जो आउटपुट करंट है आई नॉट इंटू ये सारी पैरेलल, और माइनस अगर आपने आई सी लेना तो उसके साथ माइनस लगा दें। तो माइनस आई नॉट
ठीक है, माइनस आई नॉट आर सी ई आर सी पैरेलल विद आर एल ओवर आई इन बीटा आर ई। तो ये देखें बीटा आई इन बेसिकली आई नॉट ये आई सी है बेसिकली, दिस इज़ योर आई सी माइनस आई सी, तो दैट इज इक्वल टू बीटा आई इन आर सी पैरेलल विद आर सी पैरेलल विद आर एल आई इन बीटा आर ई। ये आई इन से कैंसिल होगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, तो अब आंसर आपका क्या आ गया देखें, माइनस आर सी ई पैरेलल विद आर सी पैरेलल विद आर एल ओवर आर ई। ये आर ई क्या चीज़ है, ये वो छोटे वाले रेजिस्टेंस है आर ई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, आर सी ई उड़ गया क्योंकि आर सी बहुत बड़ी है, तो पैरेलल में जब आती है तो ये उड़ जाती है, तो कौन सी रह जाएंगे फिर बेसिकली आर सी पैरेलल विद आर एल रह जाएंगी। इसको हम आर टी भी कह सकते हैं। तो आपका जो ए वी टी आता है वो बेसिकली क्या होता है, माइनस आर टी ओवर आर ई, और आर टी क्या है, आर सी पैरेलल विद आर सी पैरेलल विद आर एल। और ये देखें आर सी ई इज़ मच लार्जर, बड़ी रेजिस्टेंस पैरेलल में आए तो उसका जो है ना कोई वो इफेक्ट नहीं होता, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस आर सी पैरेलल विद आर एल ओवर आर ई। अच्छा, ये तो थी ट्रांजिस्टर की गेन। अगर मैंने स्टेज की गेन निकालनी है तो क्या करूँगा, इस वीन को इधर ले जाएं और वीन को तोड़ के इन टर्म्स ऑफ वी एस लिख लें, वोल्टेज डिवाइडर लगा के। ये देखें, यानी मैंने अभी जो गेन निकाली ना वो ये है वी नॉट ओवर वी इन है। अगर मैंने निकालनी है वी नॉट ओवर वी एस, तो क्या करूँगा कि वी इन को इन टर्म्स ऑफ वी एस लिख लें, वोल्टेज डिवाइडर लगा लें। वो क्या हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस जमा दिस इंटू वी एस, ऐसी है। तो ये वाले रेजिस्टेंस क्या है, आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई, ठीक है, तकसीम आर एस प्लस आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई इंटू वी एस। फिर क्या करेंगे, उस वी एस को बटन में ले आए तो वो स्टेज की गेन निकल आएगी। तो क्या वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ट्रांजिस्टर की गेन है, उसके बाद मैंने जब स्टेज की गेन निकाली तो वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, रेजिस्टेंसेस की वजह से, रेजिस्टेंस की रेशोज आ गई हैं उसके अंदर। ये देखें, ये सारा कुछ कराया हुआ है आपको पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आर आई एस, ये है आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई। तो इसमें देखें जो है वी नॉट ओवर वी एस क्या हो जाएगा, माइनस आर टी ओवर आर ई इंटू आर पाई पैरेलल विद आर बी ओवर आर पाई पैरेलल विद प्लस आर एस। तो ये देखें ए वी टी मल्टीप्लाइड बाई ये देखें ना आर पाई एनीथिंग डिवाइडेड बाई दिस थिंग प्लस समथिंग मोर, वो आंसर रेशो में क्या होगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो ट्रांजिस्टर की जो स्टेज की गेन है वो कम हो जाएगी। ट्रांजिस्टर की गेन जितनी भी है जब स्टेज की निकालोगे तो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो करंट गेन इसकी क्या होती है, सिंपल बीटा होती है आई नॉट ओवर आई इन। लेकिन अगर आप इसका वो निकालें स्टेज की गेन तो वो भी कम हो जाएगी बीटा से, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, मैं आपको दिखाता हूँ कि आई एस इज़ इक्वल टू बीटा जो इनपुट साइड है, ये देखो अब इसमें आप देखें कि ये वाला जो करंट है टोटल करंट है ना आई इन, तो ये वाला जो करंट है वो क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस आर बी ओवर दिस प्लस दिस, दूसरी पकड़नी है। इसी तरीके से जो आपने यहाँ पे लेनी है अपनी जो आर एल में से लेना है करंट आउटपुट का, तो वो क्या होगा कि टोटल जो करंट है आई सी उसमें दूसरे वाले रेजिस्टेंस आर सी ओवर आर सी प्लस आर एल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसका फार्मूला हम देखते हैं। स्टेज की करंट गेन क्या होगी, आई एल ओवर आई एस, दिस इज इक्वल टू बीटा इनपुट साइड पे क्या आ जाएगा, आर बी ओवर आर बी प्लस आर पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर सी पैरेलल विद आर सी ई। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं आर सी को, लेकिन प्रिसाइजली इसके बराबर है आर सी पैरेलल विद आर सी ओवर आर सी पैरेलल विद आर सी ई प्लस आर एल, ठीक है। ये दोनों कैसे आ रही हैं, ये करंट डिवाइडर लॉ के तहत आ रही हैं, क्योंकि करंट डिवाइडर में आपको पता है कि I2 निकालना होता है ना, तो R1 ओवर R1 प्लस R2 करते हैं, सही है। तो इस वजह से आप देखें यहाँ पे RB तकसीम RB प्लस R पाई किया हुआ है, और यहाँ पे RC पैरेलल विद RC ओवर ये किया हुआ है। ये देखें कि ये वाला जो करंट है वो क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस तकसीम ये इनटू टोटल करंट, सही है। और यहाँ पे जो ये वाला करंट होगा वो क्या होगा, ये वाली जो रेजिस्टेंस है तकसीम सबका सम इनटू टोटल करंट। तो इस तरह से आपका जो है ना ये करंट गेन टोटल निकल आई आपकी। अच्छा जी, तो ओवरऑल आप अपने सर्किट देख लें कि देखें आई एस, दिस इज़ योर आई एस माइनस आई बी एंड दिस इज़ योर आई बी, ये आपका आई इन है, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा ये बात। तो ये वाला करंट क्या होगा बताएं ज़रा, दिस डिवाइडेड बाई आर बी प्लस दिस इंटू आई एस। और ये वाला जो करंट है आपका, अब इसमें देखें कि इसमें ये वाला जो करंट है ये वाला वो क्या होगा, दिस करंट मतलब दिस करंट इंटू दिस
डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। तो करंट डिवाइडर लॉ और वोल्टेज डिवाइडर लॉ आपको क्लियर होना चाहिए। वोल्टेज डिवाइडर लॉ में क्या करते हैं, R1 R2 के क्रॉस निकालने तो वही रेजिस्टेंस पकड़नी है, लेकिन करंट डिवाइडर लॉ में दूसरी पकड़नी होती है। ओके, ये वो चीज़ है। तो अब इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर गिव्स द वोल्टेज एंड देखें सारा सर्किट है बेसिकली ना, सर्किट एनालिसिस है। ओके, बस इसमें एक चीज़ आती है I इज इक्वल टू बीटा आई बी, एक ये चीज़ है इसमें जिसका ख्याल रखना है। दूसरा इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना होता है आपने, इसका क्यू पॉइंट का, क्यू पॉइंट किधर सेट करना है। बाकी सारा सर्किट अगर आप सही तरह देखें पूरे लेक्चर को तो सर्किट है, सर्किट एनालिसिस। इसलिए जो सर्किट का कोर्स है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री में भी जिसको सिर्फ सर्किट ही सही तरीके से आता है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रबल शूटिंग कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोज लूप है। ओपन लूप में तो करंट ही नहीं होता, आपको पता है। क्लोज लूप सिस्टम है, एक सर्किट है बेसिकली। सर्किट के लॉज आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। KCL हो गया, KVL हो गया। ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है, सर्किट में करंट कैसे कंट्रोल करते हैं, ये बेसिक्स अगर आपको आती हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान है। ओके, द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर गिव्स द वोल्टेज एंड करंट गेन्स, द इनपुट रेजिस्टेंस इज मॉडरेट। देखें मैंने आपको बताया था कि बीटा को ज़रब दे दें आप R डैश से कितनी बन गई है, तकरीबन 250 किलो हम, 250 नहीं 2.5 किलो हम, मतलब 2500, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है। It is not as low as RE of the common base amplifier but is beta RE. The output resistance is high but not as high as RCB of the common base. अच्छा जी, as was previously mentioned, अच्छा जी, so we can see that the output resistance of the common emitter amplifier is moderately high. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेजिस्टेंस लेवल्स द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज बेटर दैन। पहले सेशन में ना बुक में पहले कॉमन बेस डिस्कस हुआ, उसके बाद कॉमन एमिटर, इसलिए उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। बट इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग एन आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट एम्पलीफायर, नेवरदलेस इट इज़ बेटर दैन कॉमन बेस वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या करता है कि वोल्टेज गेन भी अच्छी देता है, करंट गेन भी अच्छी देता है, तो पावर गेन इसकी ज़्यादा होती है। कॉमन कलेक्टर में करंट गेन ज़्यादा होती है, वोल्टेज गेन कम होती है। कॉमन बेस में वोल्टेज गेन ज़्यादा होती है, करंट गेन कम होती है, तो उनकी पावर गेन्स कम होती हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। ये DC बाइसिंग, पहले इसने क्या कहता है, परफॉर्म द कंप्लीट AC एनालिसिस ऑन द सर्किट ऑफ द बेस बाइस्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। RB उसका कितना है, 100 के गिरमन है, RC 1 के है, RL 2 के है, RS कितना है 100 ओहम है, और बीटा कितना है 50 है। द DC एनालिसिस उसने किया हुआ है पहले, कितना आ रहा है ICQ कितना 4.65 मिली एम। टेक द VA and PN एज, ये अर्ली इफेक्ट वोल्टेज होता है, VA 130 वोल्ट, यानी वो जो पीछे की जो ट्रांजिस्टर की कर्व्स अगर आप उसको पीछे करें तो वो जिस पॉइंट पे जाकर टच करती हैं, तो ये खैर दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें देखते हैं कि RE पहले कैसे हमने निकाला, R डैश E कह लें या RE कह लें, वो कैसे निकाला VT ओवर IC से। ICQ कितना है 4.65, तो आपको पता है कि IE इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, तो इसलिए उसने रफली क्या किया कि 25 से तकसीम कर दिया इस करंट को, तो वो हमारी वो छोटी सी रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर के अंदर घुसी हुई है ना, वो निकल आई। ठीक है, वो कितनी आई, तकरीबन 5.6 ओम है। इसको बीटा से ज़रब दे दें तो 50 ज़रब 5.6 कितनी आ गई आपकी 280 ओम। ये आपकी R पाई है, R पाई आ गई, कितनी आ गई 280 ओम तकरीबन। अच्छा, फिर RCE, इसको नॉर्मली इग्नोर किया होता है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कैलकुलेट कर लें तो इसका फार्मूला ये होता है VNPN ओवर ICQ। VA कितना है जी, गिवन है वोल्टेज 130 है, उसको तकसीम करते हैं 4.65 से, तो ये 28 किलो ओम आती है। इसको नॉर्मली ना बहुत हाई करके इसको इग्नोर किया होता है, क्योंकि पैरेलल में आ जाएगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो R इंट इसका कितना है, बीटा इंटू RE, यानी R पाई 50 टाइम्स 5.6 जो कि 280 ओम है। RIS कितना है इसका स्टेज की, वो क्या होगा, R इंट पैरेलल विद RB, ये देखें RB, ये RIS है, ये देखें R पाई पैरेलल विद RB। RB कितने 100K की है, RB 100 किलो ओम। यार देखो, एक जगह 280 ओम है, एक जगह 100 किलो ओम है, कौन सी डोमिनेट करेगी, 280 वाली, और आंसर 280 से भी कम आएगा, करके देख लो। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 280 के बराबर है, लेकिन इससे भी कम होगा, छोटी से भी कम आएगी आपकी पैरेलल के अंदर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद ROT कितना जी 28K, लेकिन आप इसके साथ कर लें पैरेलल RCE पैरेलल विद RC1K, तो 1K 28K में कौन सी डोमिनेट करेगी, 1K, और आंसर 1K से भी कम होगा। लेकिन हम ये देखें, इसने कैलकुलेट किया 0.97 किलो ओम आंसर आ रहा है, 0.97 किलो ओम, तो ये आपकी निकल आई ROS। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी R इंट कैलकुलेट कर दें,
RINS कैलकुलेट कर दें, RO कैलकुलेट कर दें, OT और ROS के। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। यूजिंग द इक्वेशन 11.13 वो जो ऊपर थी, तो गेन इसकी निकालने में क्या हो गया, माइनस RCE पैरेलल विद RC पैरेलल विद RL तकसीम RE। RL कितना है जना 2 किलो 1 किलो, RC कितना है 28 किलो, 28 के पैरेलल विद 2 के पैरेलल विद 1 के पैरेलल विद 2 के तकसीम R-E वो कितने निकाली थी हमने 5.6 ओहम। तो निकालने से कितनी आती है माइनस 116, शायद ये 3 गेन आएगी। 3 रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करेंगे पैरेलल में, पहले 2 को करें, उससे जो आंसर आएगा उसको तीसरी के साथ करें, या वो फार्मूला लगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 2 का आसान होता है, R1 R2 और R1 प्लस R2। 2 को सॉल्व करना आसान है, सिंपल, दोनों को ज़रब दो, तकसीम दोनों को जमा कर दो। पता है ना इन चीज़ों का, सर्किट है बेसिक। तो AVS क्या होगा, V0/VS। अब वो वही पुराना फार्मूला R पाई तकसीम ये पैरेलल विद RB ओवर दिस, इसमें पुट कर दो। ये देखो स्टेज की कितनी गेन आ गई 85, वैसे गेन कितनी थी 116, लेकिन स्टेज की कम हो गई 85.7 हो गई। और इसी तरह करंट गेन कितनी है, बीटा कितना है 50, लेकिन स्टेज की गेन कितनी है यहाँ पे निकाल लो, RB/RB प्लस R पाई RC पैरेलल RC। तो ये कितनी आ रही है 16.3, 50 से ठा करके कम होकर कितनी रह गई 16.3। तो पावर गेन कैसे निकालोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो निकालो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। APT यानी पावर गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट इज़ इक्वल टू AVT इंटू AIT। ठीक है, 116.3 ज़रा 50 5815। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहूँ मुझे dBs में निकाल दो, तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा पावर गेन में, 10 log ऑफ 5815। करें ज़रा कैलकुलेट, बताएं कितने dB आती हैं फटाफट। अच्छा अब स्टेज की देखें, 85.7 वोल्टेज गेन स्टेज की, मल्टीप्लाइड बाय स्टेज की करंट गेन कितनी रह गई 50 से कम हो के 16 रह गई। अब इसको ज़रा दें कितना आता है 1397, इसको ज़रा कैलकुलेट करें। 10 log ऑफ 1397 log ऑफ 10 31.45 प्लस में आ रही है dBs। प्लस dB का मतलब ये होता है कि ये गेन है तो गेन है ना। तो इससे हमने ये सीखा कि ट्रांजिस्टर की गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन AC एनालिसिस में, और स्टेज की करंट गेन, वोल्टेज गेन, और स्टेज की गेन्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये हमने जनाब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का पूरा DC डिज़ाइन और AC डिज़ाइन, सारा AC एनालिसिस सारा हमने जो है इसमें सीखा है इसके अंदर। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।